हेलो 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 एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भाई क्या हाल चाल आप सभी लोगों के, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का आज हम लोग हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट रीस्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि दोबारा से हमारी इस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जहां पर पहले चैप्टर का जो हमारा नाम है वो क्या है बेटा जी? हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्कोप क्या क्या होते हैं। साथ ही साथ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, एरर इन मेजरमेंट्स हमारे, और हमारा क्या है, इसको आपको पढ़ाने वाले हैं आपके पुनीत भैया, आपके पुनीत सर, यानी कि मैं आपके चश्मे वाला मास्टर। डिप्लोमा इन फार्मेसी का फर्स्ट ईयर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो का हाल बा, कैसन बा तुम सबके सब लोग? जल्दी से एक बारी चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे, है ना। ठंडी का माहौल है, बहुत ज्यादा ठंड है राजू, और ठंड हमें भी बहुत ज्यादा लगती है। ऐसी बात नहीं है कि कैसी और कैसी बात है। देखिए हम भी इंसान है और हम भी इसी गोले पर रहते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, अगर जो हम लोग बात करें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आखिर होती क्या है, तो देखिएगा बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहां पर आप लोगों को बताऊंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये हो जाती है। ऐसी डेफिनेशन आपसे एक एक नंबर में भी या फिर शॉर्ट में 3 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है जी। तो देखिएगा, अगर जो हम लोग बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद स्टडी, है ना, हमारा डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग, कि जो हमारी ड्रग्स रहती हैं, ड्रग्स यानी कि जो हमारी दवाइयां रहती हैं, ये जो हमारी जो ड्रग्स होती है बेटा जी, इन ड्रग की स्टडी करना, इन ड्रग की स्टडी करना, इनकी डिजाइन कैसा होगा उसके बारे में पता करना, साथ ही साथ इनकी सिंथेसिस कैसे होगी, यानी कि बनेंगे कैसे, इन सब चीजों के बारे में पता लगाना, इन सभी चीजों के बारे में स्टडी करना। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी? हमारा बेसिकली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है। यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की हमारी ऐसी ब्रांच है, ऐसी शाखा है, जहां पर हम लोग किसी भी ड्रग की स्टडी करते हैं, उसके डिजाइन के बारे में, और उसकी सिंथेसिस कैसे होगी, यानी कि वो बनेगा कैसे, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारा क्या है, यही क्या होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमारा किन किन चीज का कॉम्बिनेशन होता है? हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन रहेगा, हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन रहेगा, साथ ही साथ हमारी क्या रहेगा बेटा जी, मेडिसिनल केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहेगा, और हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री का रहेगा। इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन हमारा एक चीज बनाता है, जो कि हमारा क्या कहलाता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। तो हमारा देखिएगा, कंबाइंस ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो जो हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, क्या कंबाइन करता है बेटा जी? हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री। समझे प्यारे बच्चों? चलिएगा, बात करते हैं फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ड्रग एक्शन एंड फॉर्मुलेशन। अब जो हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, ये क्या होता है बेटा जी? फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन एक तरीके से हमारा क्या होता है बेटा जी? हमारा एक ऐसा आधार है, एक तरीके से हमारा एक ऐसा चीज है जो बेसिकली हमें सहायता करती है किसको अंडरस्टैंड, यानी कि किसको समझने में, किसी भी दवाई के एक्शन को, कि वो दवाई कैसे कार्य करेगी और वो दवाई कैसे बनेगी, कैसे उसका फॉर्मुलेशन होगा, इसको समझने के लिए जो हमारा फाउंडेशन होता है, जो हमारा एक तरीके से आधार होता है, वो हमारा क्या होता है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का अगर जो बेसिक सा इंट्रोडक्शन समझ में आया हो, ठीक है बेटा, क्लास कल का कारण था, कल किस वजह से क्लास नहीं हुई थी, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं AKTU के, है ना, जैसे आपका BTUP चलता ना, ऐसे AKTU एक यूनिवर्सिटी है, बैचलर इन फार्मेसी को पेपर कराती है बी फार्म वाले बच्चों के, बी फार्म वाले बच्चों के। ठीक है, अब क्या है कि उन बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, तो उनके लिए कोई और ज्यादा आवाज नहीं उठा रहा है, पर लेकिन वही है ना कि हमारे को तो कीड़ा है बच्चों को सपोर्ट करने का, बच्चे भले ही हमें कुछ ना माने, पर लेकिन मैं बच्चों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं, आप सभी लोगों के लिए। आपके लिए BTUP आपका है ना, BTEUP आपका रहेगा। अब BTUP ऐसी कोई हरकत करेगा तो मैं ही आप लोगों के लिए लड़ता हुआ दिखाई दूंगा, और कोई नहीं दिखाई देगा, देख लेना तुम लोग। ठीक है, तो
यही चीज है कि तो इन बच्चों के लिए जद्दोजहद में मैं लगा हुआ हूं। अभी क्या था कि एग्जाम फॉर्म भरने की बात थी, क्योंकि पेपर देना तो भाई परीक्षा फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा ना। तो एग्जाम फॉर्म जो भरे जा रहे थे उसकी लास्ट डेट पहले 12 तारीख थी, बच्चों का प्रॉब्लम नहीं हुई, उसको एक्सटेंड करा करके 15 कराया, बच्चों की प्रॉब्लम फिर भी सोल्व नहीं, फिर वो एक्सटेंड होकर के 20 कराई गई, अब वो भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, तो आज भी उसी चीज में लगा हुआ था और ये पोस्टपोन करा करके अब 22 करा दी है ना। अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था कि आप अभी AKTU के वेबसाइट पर जाना तो एग्जाम फॉर्म की डेट एक्सटेंड का नोटिस 20 तारीख तक का है, पर मैंने अभी लाइव में खड़ा होकर के आपको बता दिया कि 22 तारीख तक का नोटिस आ जाएगा। ठीक है, अभी आएगा, रात को आ जाएगा 8-9 बजे तक, या फिर कभी भी आए 22 तारीख तक का आ जाएगा। 22 तारीख तक बच्चों के एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो अभी बता दी तुम लोगों को। तो क्या है कि इन सब चीजों में लगा हुआ हूं, इन चीजों में, सब कुछ चीजों में मैं दिखता थोड़ा सा 50-60 साल का हूं, पर हूं मैं अभी 24 साल का ही, पर लेकिन कोई बात नहीं, पर लेकिन काम थोड़े से कर देता हूं मैं भी बड़े वाले लोगों जैसे। तभी तो मेरा सपना है कि बच्चों का समर्थन ले और फिर देश के अंदर थोड़ा पॉलिटिक्स में घुसे और थोड़ी सी व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास करें, है ना। तो क्या होगा कि जब तक सिस्टम में घुसेंगे नहीं तब तक सिस्टम चेंज नहीं हो सकता है। अगर हम सोचेंगे कि बाहर से सिस्टम चेंज हो जाएगा तो कभी चेंज नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग बात। आप लोगों को BTUP परेशान करेगा तो आप लोगों को एक पागल इंसान मेरे ही जैसे शकल का होगा जो डिप्लोमा इन फार्मेसी में भी BTUP के खिलाफ अकेला बोलने की हिम्मत रखेगा और जोरों शोरों से बोलेगा, है ना, धड़ल्ले से बोलेगा, छाती ठोक करके बोलेगा। ठीक है, शर्माएगा नहीं, रुकेगा नहीं, अड़ा रहेगा तुम लोगों के लिए, तो वो मैं ही रहूंगा। ठीक है जी, तो बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया, चलेगा। अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो हमारी होती है उसका स्कोप क्या क्या होते हैं कि भाई फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भैया पढ़ ली। अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हमने क्या है कि हमने कर लिया कि जो भी करना था, पर इसके स्कोप क्या क्या है, क्या क्या होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। तो देखिए, हमारी कोई भी ड्रग जो है अगर उसका डिजाइनिंग करनी है, यानी कि उसका डिजाइन तैयार करना है, भाई देखो कोई दवाई ऐसी भी दिखाई देती है, कोई दवाई ऐसी दिखाई देती है, कोई दवाई बड़ी सी दिखाई देती है, कोई दवाई गोल दिखाई देती है। तो इन दवाइयों की डिजाइनिंग है ना, तो जो हमारी ड्रग की डिजाइनिंग है, जो ड्रग का डिजाइन है और उसका जो डेवलपमेंट है, ये हमारा क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप होता है। कोई भी न्यू मॉलिक्यूल हमें मिला तो अब उस ड्रग को डिजाइन करना है कि किस तरीके का बनेगा, साथ ही साथ हमारा क्या है उसका डेवलपमेंट कैसे हम लोग करेंगे, ये हमारा क्या होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप होता है। ठीक है, बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ ड्रग कि हमारा देखो 2 डिपार्टमेंट होता है। आप कभी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में सुनेंगे, है ना, जहां पर दवाइयां बनती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वहां पर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, पर मेन 2 डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है QA डिपार्टमेंट और एक होता है QC डिपार्टमेंट। QC डिपार्टमेंट यानी कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, और एक होता है QA यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है। तो अगर आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कोई डिग्री विग्री प्राप्त कर लेते हैं तो आप क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जा सकते हो और किसी भी ड्रग का क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस आप कर सकते हो। ठीक है जी, स्टडी ऑफ फार्माकोपोरस एंड ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। हमारा क्या बात बोली गई कि हमारी किसी भी ड्रग का रिसेप्टर के साथ कैसा इंटरेक्शन हो रहा है। यानी कि देखो अब क्या होता है बेटा जी, हमने कभी भी कोई भी दवाई ली, आपने ऐसा तो होगा नहीं कि आपके जीवन में आप जितने भी साल के हो गए आपने आज तक दवाई नहीं खाई, कोई नहीं होगा ऐसा। हर किसी ने दवाई तो खाई होगी, हर किसी ने दवाई खाई है कभी ना कभी तो खाई होगी यार, हर किसी ने खाई होगी, है ना जी। अब क्या होता है कि हमारी जो दवाई होती है वो बॉडी के अंदर जाकर के कार्य क्या करती है। कभी सोचा आप लोगों ने ऐसा, कभी सोचा करो, क्योंकि फार्मेसी को जियोगे तभी मजा आएगा, है ना, जियो और जीने दो। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारा बड़ा ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हमारी क्या होती है, बॉडी में होते हैं अलग अलग रिसेप्टर। क्या होते हैं, अलग अलग रिसेप्टर। अब 4 प्रकार के रिसेप्टर होते हैं हमारा, आयन चैनल, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, हमारा एंजाइमेटिक रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर। वो आप सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लो कि हमारी बॉडी में रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप बोलोगे भैया हमें तो रिसेप्टर का भी नहीं पता, तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप लोगों को ताला और चाबी का पता है? किस किस को पता है, किस किस ने ताला और चाबी देखा है? ऐसा कोई भी नहीं होगा इस क्लास में जिसने ताला और चाबी ना देखो, क्योंकि देखो मैं आपको उदाहरण वो दूंगा जो आपने कभी किया हो, जो कार्य कभी आपने किया हो। ताला और चाबी हर किसी ने देखा है, बिल्कुल देखा होगा। ठीक है,
अभी मैंने क्या बोला कि सभी ने दवाई खाई है, खाई होगी। सभी ने ताला और चाबी देखा होगा और लगा, ताला बंद भी किया होगा और ताला खोला भी होगा, सब कुछ किया होगा, ठीक है, चलेगा। अब हमारी बॉडी में जो दवाई जाती है, जो हम लोग दवाई खाते हैं, वो दवाई खाने के बाद में हमारी बॉडी के अंदर होता क्या है? वो जो दवा है वो काम करते हैं बेटा जी हमारी बॉडी के अंदर जाकर के ताली का। किसका काम करती है? ताली का। किसका काम करते हैं बेटा जी? ताली का, यानी कि जो चाबी होती है उसका। और जो ये रिसेप्टर हमारी बॉडी में ऑलरेडी है ना, अलग अलग रिसेप्टर जो हमारी बॉडी में है, ये रिसेप्टर क्या होते हैं बेटा जी? हमारे लॉक यानी कि ताले का काम करते हैं। अब किसी कारणवश क्या हुआ, अब आप एक कहानी को समझिएगा, ठीक है। अब मैं यहां पर पहले आपको एक कंक्लूजन दे रहा हूं। मैं इस कहानी को जब भी आपको सुनाऊंगा, इस कहानी में अगर जो मैं ताला बोलूंगा तो समझ जाइएगा कि वो रिसेप्टर के लिए बोल रहा हूं, और ताली बोलूंगा तो समझ जाइएगा कि मैं हमारे दवाई के लिए बोल रहा हूं जो हमने खाई है, ठीक है। अब मान लीजिए क्या हुआ कि हम लोगों ने एक रूम बनाया, एक हॉल बनाया, ठीक है, और उस हॉल में हम लोगों को 100 लोगों को एंट्री करानी थी। कि हमने क्या बनाया बेटा जी? हमने एक हॉल बनाया और उस हॉल में हमें 100 लोगों को एंट्री करानी है, ठीक है। बाहर बहुत ज्यादा मात्रा में लोग आए हुए हैं, पर लेकिन हॉल में 100 लोग ही एक बार के में आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारा गेट खोला, रिसेप्टर खोला, ठीक है, गेट खोला, ताला खोल दिया, तो लोग बाहर से अंदर आने लगे, धा 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 अंदर आ रहे हैं। जैसे ही वो 100 होने वाले थे, हमने धीरे धीरे गेट बंद करना स्टार्ट कर दिया, पर किसी कारणवश वो गेट हमारा बंद नहीं हो पाया। तो अब क्या हो गया? 100 से ज्यादा लोग अंदर आ गए। तो उस स्थिति में हमारी क्या होगी बेटा जी? जो हमारी स्थिति होगी वो खराब होगी या नहीं होगी भाई? अंदर 100 लोगों की जगह है, 100 ही लोग खाना खा सकते हैं और आ गए ज्यादा। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? ताली ढूंढेंगे, जल्दी ताली ढूंढो, ताला लगाओ, ताला लगाओ। ऐसी हमारी बॉडी होती है। क्या होता है, कभी कभी हमारी जो बॉडी होती है, जो रिसेप्टर हमारी बॉडी में काम करते हैं, वो रिसेप्टर क्या करते हैं? ज्यादा चीजों को बढ़ा देते हैं। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है बुखार में, टेम्परेचर लो रहना चाहिए, 97 पॉइंट कुछ रहना चाहिए, बट वो टेम्परेचर बढ़ गया, है ना, यानी कि ताला खुला रह गया, ताली ने बंद नहीं किया, और जो बॉडी के अंदर जो ताली है वो काम नहीं कर रही है। तो अब हम बाहर से क्या देते हैं? पैरासीटामोल नामक ताली देते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है और वहां पर जाकर के क्या करती है? ताले को बंद कर देती है। जैसे ताला बंद हुआ, टेम्परेचर नीचे गया, बुखार ठीक हो गया। होता ऐसा नहीं होता बेटा जी? ऐसे ही क्या हुआ, दूसरी कंडीशन, कि हमें अंदर 100 लोगों को एक साथ बैठाना था, अंदर हमें 100 लोगों को एक साथ बैठाना था, खाना लग चुका है। अब क्या हुआ? अब ताला ही नहीं खुल रहा है, बाहर के लोग अंदर ही नहीं आ पा रहे हैं। बाहर है 100 लोग, 100 लोग ही हैं बाहर, उन सभी को खाना खिलाना है अंदर बुला करके, पर जो ताला लगा है उसकी ताली ही खराब हो गई। तो हम उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? बाहर से हमारी दवाई देते हैं, वो उस ताले को जस्ट खोलने का काम करती है, और जो बाहर लोग थे वो अंदर आ जाते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में पर्याप्त चीजें हैं, परंतु होता क्या है कि ये जो हमारी दवाई हम लोग लेते हैं, ये ताले की तरह काम करती है, ताले और ताली की तरह, यानी कि रिसेप्टर को खोलने और बंद करने का काम करती है। कि अगर जो कोई चीज ज्यादा बढ़ गई है तो उस टाइम पर रिसेप्टर को बंद करने के लिए हम लोग दवाई देते हैं, और जब कोई चीज घट गई है तो उस टाइम पर रिसेप्टर को खोलने के लिए हम लोग दवाई देते हैं। समझ में आई बात कि कैसे दवाई हमारी बॉडी के अंदर जाके के काम करती है? अगर जो बिल्कुल देखो, बिल्कुल सरल उदाहरण से मैंने आपको समझाया, अगर समझ में आया तो फटाक से बता दीजिएगा। अब यहां पर यह बात उठी क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा क्या था? ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन आया था। यानी कि क्या, कि जो हमने दवाई ली है, जब वो रिसेप्टर के पास में जाकर के बाइंड करेगी, यानी कि जो हमने ताली बाहर से भेजी है, दवाई नामक ताली, जब वो रिसेप्टर नामक ताले से जाकर के जुड़ेगी, या तो उसको बंद कर रही होगी या फिर इसको खोल रही होगी, जो भी कार्य कर रही होगी, तो उसी स्थिति को, जब ये दवाई रिसेप्टर जाकर के जुड़ गई है, उसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन बोलते हैं। अगर जो बात है समझ में आई तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दो मेरे भाई। समझे बेटा जी? चलेगा। एंश्योर हमारा फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, हमारी किसी भी दवाई को बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप, जैसे कोई टैबलेट बना रहे हैं हम लोग, कोई कैप्सूल बना रहे हैं, कोई इंजेक्शन बना रहे हैं, सारी की सारी चीजें,
एंश्योर सेफ्टी, इफिकेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, किसी भी दवा की ये कि वो दवा सेफ है या नहीं है, इफेक्टिव यानी कि कार्यरत है या नहीं है, या फिर स्टेबल यानी कि स्थिर है या नहीं है, इन सभी चीजों को पता लगाने के लिए भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री स्कोप क्राइटेरिया हमारा कहने की स्कोप होता है। ये भी किसका? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। अगर जो हमें किसी दवाई की सेफ्टी पता करनी है, उसकी इफिकेसी पता करनी है, या फिर उसकी स्टेबिलिटी पता करनी है। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या होता है बेटा जी? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्कोप होते हैं। अगर जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्कोप समझ में आए हो तो फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से बेटा जी, जल्दी से एक बार चैट सेशन कंफर्म कर दीजिएगा अगर जो बात क्लियर हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्कोप क्लियर हो गए हो। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, है ना। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। तो देखिएगा, अगर जो हम लोग बात करें, अगर जो हम लोग बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अगर जो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा क्या होता है बेटा जी? केमिकल स्ट्रक्चर एंड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी, कि हमारी जो दवा है उसके क्या बेटा जी, जो केमिकल एक्शन कैसे करेगी वो, और कैसे थेरेप्यूटिक एक्टिविटी शो करेगी, यानी कि उस दवाई का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा केमिकल स्ट्रक्चर होगा, और कैसे अपना थेरेप्यूटिक एक्शन, कैसे थेरेप्यूटिक एक्टिविटी वो शो करेगी। ये सब चीज हम लोग कहां पर स्टडी करते हैं बेटा जी? हमारे बेसिकली हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है जी, इन सब की नॉलेज हमें कहां से मिलती है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से मिलती है। डेवलप स्किल इन एनालिटिकल मेथड्स, यानी कि टाइट्रेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि जो हमारे एनालिटिकल मेथड्स होते हैं उनमें क्या करना? स्किल डेवलप करना। क्या करना? स्किल्स डेवलप करना। ये भी हमारा क्या होता है बेटा जी? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ही ऑब्जेक्टिव होता है। टू स्टडी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन, हमारा कि हमारी क्या है, जो भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, है ना, किसी भी ड्रग की, उसको क्या बेटा जी हमारा एब्जॉर्प्शन करते टाइम या फिर एक्शन करते टाइम हमारा स्टडी करना, क्या उसका इफेक्ट होगा, ये सब चीज पढ़ना, ये भी हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है। मिनिमाइज एरर इन द ड्रग एनालिसिस, अब हमारा क्या है कि जो ड्रग एनालिसिस होता है वहां पर एरर को मिनिमाइज करना, यानी कि एरर को कम करना, ये भी हमारा क्या होता है बेटा जी? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत ही आता है। ठीक है जी, चलेगा। अब देखो यहां पर हमारा एक वर्ड आया एरर, हमारा क्या वर्ड आया था बेटा जी? अभी हमारा एक शब्द आया था यहां पर, क्या बेटा जी? एरर, है ना। अभी हमारा एक शब्द आया था, अगर जो आप लोगों ने देखा होगा तो हमारा क्या है, यहां पर एक शब्द आया था एरर। अब इसी एरर नामक शब्द से अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट पर, लेकिन उससे पहले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, क्या स्कोप होते हैं और क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, अगर जो क्लियर हुआ हो तो फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा अपने हार्ट वाले इमोजी के साथ में, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। चलेगा जी। अब देखिए बात करते हैं एरर के बारे में कि एरर क्या होती है। देखिए एरर के बारे में बात की जाए, एरर मतलब होता है बेटा जी त्रुटि। कैसे त्रुटि? अब यहां पर देखिएगा जरा, यहां पर एक तीर अंदाज है जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, उसका एक लक्ष्य है यहां पर, ठीक है, एक लक्ष्य है। अब इसने क्या करा, अपना तीर छोड़ा, और तीर इसने क्या इस अनुमान से छोड़ा कि ये सीधा जाकर के इस लक्ष्य पर लगेगा, पर इसका तीर जाते जाते क्या चला गया बेटा जी? खाई में डल गया। यानी कि जो इसका पूर्ण अनुमान था, जो इसने जो अपनी अनुमान लगाया हुआ था कि मैं इस एंगल से तीर छोड़ूंगा तो जाकर के निशाने पर लगेगा, पर लेकिन वो क्या हो गया? नीचे खाई में गिर गया। वहीं पर इस तीर अंदाज का अगर जो एक्शन ये होता है ना, जो इसका एंगल ये होता कुछ इस प्रकार से, तो ये तीर जाकर के कहां पर लगता? हमारा सेंटर में लगता। होता है नहीं होता? है ना। हमारा क्या होता बेटा जी? ये तीर जाकर के हमारा क्या लगता? सेंटर पर लगता। तो ये जो इसने अनुमान लगाने में गलती करी, तो ये क्या होगी बेटा जी? यही हमारा क्या होता है? एरर होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा त्रुटि बोलते हैं। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। अब एरर को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। सॉरी माफ कीजिएगा, ये हमने रफ कर दिया, गलत करा, कोई बात नहीं। अब क्या है
कि एरर हमारा बड़ा ही सिंपल सा होता है। एरर बराबर होता है बेटा जी हमारा ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू। अब ये ट्रू वैल्यू क्या है भैया, मीजर्ड वैल्यू क्या है भैया, समझ में नहीं आया, समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर जो आपसे बोलूं आप फाइनल पेपर देंगे और मान लीजिए आपको सारे पेपर पहले से पता, क्योंकि आपके चचा विधायक, फूफा सांसद और आपके पिताश्री प्रधान है, ठीक है। तो क्या आपको सारे पेपर पहले से पहले ही मिल गए, एक एक महीना पहले सारे पेपर मिल गए आपको, तो आप मुझे बताइएगा कि आप कितना मैक्सिमम कितने परसेंट स्कोर कर सकते हो, कितने परसेंटेज आप स्कोर कर सकते हो, आप कितने के स्कोर कर सकते हो। तो देखिए अगर जो बात की जाए बेटा जी, तो मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा आप कितना स्कोर कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो 100%। भाई सारे पेपर पता लग जाएं, तुम्हारे फूफा चाचा विधायक सब कुछ सांसद है, मान लीजिए तुम्हारे बड़े भैया ही प्रधानमंत्री जी हो गए, सब सरकार तुम्हारे हाथ में है, क्या 100% से ज्यादा आपको मिल सकता है क्या? आसमीन बड़ी छोटी सोच है बेटा जी आपकी, तो मतलब सारे पेपर एक महीने पहले दे दे फिर भी 75% ही ला रही हो, बताओ बताओ, मतलब तुमसे बुद्धू तो फिर कोई भी नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा यार। मतलब तुम्हें एक महीने पहले ही सारे पेपर मिल जा रहे कम से कम, तब तो थोड़ी सोच बड़ी करो, तब तो सोचो कि 99-100% आ जाएंगे, है ना। 100%, यानी कि जो हमारी ट्रू वैल्यू, यानी कि जो हमारी वैल्यू है कि इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता है, डेट वॉज ट्रू वैल्यू, जो हकीकत वैल्यू है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो ट्रू वैल्यू कितनी है, 1000 ग्राम होते हैं। सही बात है या नहीं बात, बिल्कुल सही बात है ना। तो ट्रू वैल्यू यानी कि जो हमारी क्या है, हकीकत वाली वैल्यू। मान लीजिए जैसे तीरंदाज है, ये तीरंदाजी कर रहा है, ये अगर जो सेंटर पर मारेगा तो इसको 10 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 10। और इसे 3 तीर मारने हैं, तो भाई ये ज्यादा से ज्यादा कितना स्कोर कर सकता है भाई, 10-10 के तीनों पर 10-10 ही मार दीजिए मान लो इसने, तो कितना ज्यादा ज्यादा स्कोर कर सकता है, ज्यादा स्कोर कर सकता है 30। तो 30 क्या हो गई यहां पर, ट्रू वैल्यू हो गई। अब मान लीजिए आपके परसेंटेज आए 89%। कितने परसेंट आए प्यारे बच्चों आपके, 89% आए आपके। कितने परसेंट आए प्यारे बच्चों, 89% आए, ठीक है ना। आपके कितने परसेंट आए बेटा जी, 89% आए। तो अब 100 में से 89 गए, कितने बचे, कितने बचे बेटा जी, 11% बचे। तो आपकी एरर कितनी आई बेटा जी, 11 आई, 11% आई। यानी कि जो ट्रू वैल्यू है और जो मीजर्ड वैल्यू है, इन दोनों का अंतर ही एरर कहलाता है, इन दोनों का अंतर ही एरर कहलाता है, ठीक है, समझे। अगर जो बात क्लियर हुई हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दो कि एरर क्या होता है। क्लियर हो गई बेटा जी बात, चलिएगा आ जाइएगा। तो देखिएगा डिफरेंस बिटवीन मीजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मीजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस ही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, एरर कहलाता है। एरर हमारा किसके द्वारा आ सकती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, नहीं कि जो हम लोग अपना इंस्ट्रूमेंट यूज करें उसके द्वारा एरर आ सकती है, किसी भी मानव के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा एरर आ सकती है, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर के द्वारा एरर आ सकती है। अब इसका भी उदाहरण समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास नहीं हुई, तो एरर क्या है, मतलब कोई ना कोई भाई त्रुटि क्यों आई क्लास में, क्या कारण हो सकता है। या तो इंस्ट्रूमेंट कोई खराब है, मान लीजिए कैमरे में कोई दिक्कत है, पैनल में कोई दिक्कत है, माइक में कुछ दिक्कत है ना, सिस्टम में कुछ दिक्कत है, तो इस कारणवश, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। या फिर किसी ह्यूमन बीइंग में कोई दिक्कत है, जैसे मेरी तबियत खराब है, मैम की तबियत खराब है, इस वजह से। या फिर क्या एनवायरमेंटल फैक्टर की वातावरण ऐसा है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है ना, लाइट नहीं है, दिक्कत हो रही है,
तो हमारा क्या है बेटा जी, सबके सब क्या होते हैं, एरर होते हैं। अब आगे से कभी भी आपकी क्लास ना हो तो आप क्या बोलेगा कि भैया क्लास क्यों नहीं हुई थी, क्या एरर थी, है ना, कि भैया क्लास कल क्यों नहीं हुई थी, एरर क्या थी ये बताइए। ओके, दिक्कत क्या थी नहीं पूछेंगे, अब हम क्या पूछेंगे, एरर क्या थी, क्योंकि अब हम लोग केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? तो एरर का इंट्रोडक्शन समझ में आया तो हर्ट वाले इमोजी भेज दीजिएगा। अब एरर के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, यानी कि कहां कहां से हमारी एरर आ सकती है। तो पहला सोर्स होता है बेटा जी हमारा पर्सनल एरर, यानी कि क्या, ड्यू टू केयरलेसनेस, बाइस हमारा, या फिर रॉन्ग रीडिंग हमारा। क्या हमारा क्या बेटा जी, पर्सनल एरर क्या होता है कि हमने सही से ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ, हमने सही से ध्यान नहीं दिया, है ना। जैसे हमारे क्या बेटा जी, पेपर में दिक्कत हो जाए तो हमने पेपर में सही से ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जो भी हमारा कोई भी हम लोग यंत्र उपयोग कर रहे हैं उसके द्वारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट है, कैलिब्रेशन इश्यू है, तो उनके द्वारा हमारी एरर आ सकती है। एनवायरमेंटल एरर, यानी कि जो हमारा आसपास का वातावरण है, यानी कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ये सब चीजें, है ना, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, इन सब के द्वारा भी हमारी एरर डेवलप हो सकती है। ठीक है जी, चलिएगा। मेथड एरर के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या बेटा जी, इनप्रॉपर प्रोसीजर या फिर रॉन्ग इंडिकेटर यूज, हमारे क्या हमने क्या है कि जो हमारा क्या मेथड एरर के बारे में बात हुई कि, तो हमारा क्या है कि हम लोग सही प्रॉपर अपना प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। कि मान लीजिए हमें जाना ऐसे था पर हम लोग चले ऐसे गए, तो क्या हम सही लोकेशन पर पहुंचेंगे? नहीं। तो हमारा क्या होगा बेटा जी, हमने सही तरीके से, सही प्रोसीजर से, सही चीज से अपना अपना क्या बेटा जी, हमने चीजें नहीं करी। बेटा जी आपको मैं अगर जो आप मुझे अभी मैसेज कीजिएगा बेटा इस क्लास के बाद आसमीन, मैं आपको अपने व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भेजता हूं कि, या फिर आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको है ना अपने व्हाट्सएप का एक्सेस देता हूं एक रात के लिए, एक रात के लिए भी छोड़ो, मैं आपको 1 घंटे के लिए अपने व्हाट्सएप का एक्सेस देता हूं। अगर जो आपने अपना व्हाट्सएप डिलीट ही ना कर दिया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। समझ रहे हो? अगर जो आपने अपना व्हाट्सएप ही डिलीट ना कर दिया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। बेटा इतने मैसेजेस, इतने कॉल, और पूरा दिन फोन भा 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 करता रहता है। समझ रहे आप? उससे मैं इरिटेट नहीं होता हूं, पर लेकिन बहुत सारे मैसेजेस स्किप हो जाते हैं, बहुत सारे मैसेजेस स्किप हो जाते हैं। अब मान लीजिए अभी एक बच्चे से बात किए हैं, है ना, उससे बात हो रही है, तो हम सोचते हैं कि चलो ये बच्चे का केस फाइनल हो गया, बट बच्चा फिर 2 चीज और पूछ लेता है, तो उस वहां पर बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है ना। समझ रहे आप नहीं समझ रहे? तो ये चीज होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपका मैसेज कुछ इग्नोर किया जा रहा है या फिर कुछ ऐसा है, बट आप हमारी भी तो मजबूरी समझिए ना। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं एरर के टाइप के बारे में। किसके बारे में? एरर के टाइप के बारे में, कि एरर कितने प्रकार की होती है। एक हमारा होता है बेटा जी सिस्टमेटिक एरर, एक होती है रैंडम एरर, और एक होती है ग्रोस एरर। सिस्टमिक एरर के बारे में बात की जाए तो हमारे जो कि क्या हो सकते हैं बेटा जी, प्रिडिक्टेबल हो सकते हैं, नहीं जिसका हम पहले से प्रिडिक्शन यानी कि अनुमान लगा सकते हैं। सेम डायरेक्शन में हमारी होगी, जैसे कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा अनकैलिब्रेटेड हमारा इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ पर रहेंगे, कि जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो सही से कैलकुलेशन ना कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल दूधिया का जो होता है ना, जिससे वो दूध नापता है, 1 लीटर का, है ना, 2 लीटर दूध नापता है, तो वो 1 लीटर से कम ही नापता है वो 1 लीटर का, पर नापेगा 1 लीटर से कम, है ना। वो रहता 1 लीटर का है पर लेकिन नापेगा 1 लीटर से कम, तो वो क्या होता है बेटा जी, हमारा सही तरीके से कैलिब्रेशन नहीं हो रहा है, यानी कि सही मीजर वो नहीं कर रहा है। रैंडम एरर यानी कि जो अचानक से आ जाए, जो हमें अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि जो हमें नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी लाइट भाग जाए, अचानक से नेटवर्क कनेक्टिविटी दिक्कत हो जाए, तो ये ना तो आपके हाथ में ना हमारे हाथ में भाई। तो अगर जो कभी भी अचानक से मेरी वॉइस आनी बंद हो जाए, या फिर लाइट अचानक से चली जाए, या वीडियो में कोई अचानक से क्या है ऐसे वीडियो लैग करने लगे, अगर कुछ भी, तो आपको क्या बोलना है कि भैया रैंडम एरर आ गई है। क्या बोलोगे?
क्या बोलोगे प्यारे बच्चों कि भैया रैंडम एरर आ गई है, देख लीजिए भैया रैंडम एरर आ गई, भैया चेक कर लीजिए रैंडम एरर आ गई। अच्छा, कौन कौन बच्चा कल सुबह 7 बजे क्लास लेने के लिए रेडी है, कमेंट कीजिएगा। कौन कौन बच्चा कल सुबह 7 बजे क्लास लेने के लिए रेडी है ना। चलिएगा, ग्रोस एरर के बारे में बात करते हैं। तो मेजर मिस्टेक्स हमारी, यानी कि रोंग कैलकुलेशन, रोंग रिएजेंट का सिलेक्ट कर लेना, तो ये हमारी क्या होता है बेटा जी, हमारा ग्रोस एरर के अंतर्गत आती है। तो हमारा टाइप ऑफ एरर इन मेजरमेंट, तो हमारा ग्रोस एरर, सिस्टमिक एरर, रैंडम एरर। सिस्टमिक एरर 3 प्रकार की, इंस्ट्रूमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, हमारा एनवायरमेंटल। ठीक है जी, तो ये आप लोग डायग्राम बना सकते हो। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है। तो अब आप लोग बताइएगा कि कल सुबह 7 बजे के लिए आप लोग कौन कौन रेडी है क्लास के लिए। तो यही आप लोगों को क्या है बेटा जी, बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और कल सुबह की क्लास में हमारा ये चैप्टर हम लोग फिनिश कर देंगे। कोई बात नहीं, जो नहीं उठ पाएगा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जो नहीं उठ पाएगा कोई दिक्कत नहीं, कल सुबह 7 बजे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग दी एंड करेंगे, यानी कल सुबह 7 बजे भी आप लोगों की क्लास होगी, तो आप लोग टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कल सुबह 7 बजे, मतलब 7 बजे से 7:15 के बीच में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलेगा। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे, और आज की क्लास कैसे लगी फटाफट अपना फीडबैक चैट सेशन में दे दीजिएगा। मिलता आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, और मैं एक ही लाइन आप लोगों से बोलना चाहूंगा इस सेशन के एंड होते होते कि बोल दे, चलेगा तो सुनिएगा, बड़े ही हैवी से वर्ड है, ठीक है, चलेगा। तो क्लास लेने के लिए आप लोग सुबह 5 बजे भी तैयार है, ये हमारा सौभाग्य है कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है। तो एक बड़ी ही अच्छी लाइन है कि वक्त का पता नहीं लगता अपनों के साथ, पर अपनों का पता लग जाता है वक्त के साथ। ठीक है जी, चलेगा। इसी के साथ में हम आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। मिलता है फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में कल सुबह 7 बजे। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।